हेलो, कैसे हैं? रात का समय है, आपके लिए दूसरा वीडियो जो हम कल आपको छोड़े गए थे। कोशिका का पहला वीडियो हमने कल पढ़ा दिया था आपको, एक लेक्चर। और कोशिका का दूसरा लेक्चर कोशिश करेंगे पूरी कोशिका इसी में खत्म हो जाए। एक लेक्चर ले लिया जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, ठीक है। दूसरा कोशिका का दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं, ठीक। जो हम लोग एक पार्ट पढ़ा दिए, दूसरा पार्ट आ जाए, स्टार्ट करते हैं, ठीक। केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, यह दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए। डीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रियम और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी श्रृंखला को, यानी इसका सेकंड नाम बोले पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर है जो आपका डीएनए का, जो आपका स्ट्रक्चर है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोसाइड या फास्फेट दो भागों में तोड़ा गया है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर, नाइट्रोजन, और शुगर में राइबोसोम, डीऑक्सीराइबोसोम, नाइट्रोजन में प्यूरिन, पायरिडियम और एडेनिन ग्वानिन। इनमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। साइटोकाइनिन और थाइमिन, ठीक। डीएनए के बारे में जानकारी कराएंगे, ठीक है। डीएनए का एक टर्म यानी एक फेरा, एक चक्कर की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए का एक टर्म 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है। न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक में 10 होते हैं, और एक से दूसरे के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ऐसे 10 बन जाते हैं, 10 हो जाता है तो एक पूरा फेरा हो जाता है, पूरा एक फेरा, एक टर्म पूरा हो जाता है, एक पूरा फेरा बन जाता है। डीएनए की संरचना डुअल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी कोई वाटसन एवं क्रीक नहीं किया था। इस चीज को ध्यान रखना। आरएनए होता है, उसकी सिंगल स्टैंडर्ड होती है, इसकी डुअल स्टैंडर्ड होती है। जो अब अभी आगे आएगा आरएनए, उसमें बताएंगे। एडिनिन तथा थाइमिन, थाइमिन में डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि एडिनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दो दो की ये साझेदारी करते हैं, जिससे इनका अंतिम बच्चा पूर्ण होता है। और तुम्हारी जी और सी और गायनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे तीन तीन की साझेदारी करते हैं, जिससे इनका अंतिम बच्चा पूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आरएनए आएगा। तो आरएनए आ गया, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है और डीएनए की आपकी डबल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबो शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस में एडिनिन, गायनिन, साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होती है। जहाँ में क्या बनता है? प्रोटीन संश्लेषण आरएनए में। यह तीन प्रकार की होती है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोम आरएनए। ये होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। देख लो बाकी तीनों आरएनए के बारे में। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए एमिनो एसिड ये आवश्यक की पहचान करता है और उन्हें एक क्रम में सजाता है। जैसे कोई बॉडी में कोई काम करता है तो आवश्यक पहचान करता है क्या चाहिए क्या नहीं है, उसको एक क्रम में भी सजाता है। और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए होता है, ये एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है। परिवहन यानी संचलन करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और राइबोसोम क्या होता है?
राइबोसोम आरएनए या प्रोटीन निर्माण करता है। तो आरएनए में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। और आरएनए से आरएनए, सॉरी डीएनए से आरएनए, अब ये देख लो स्ट्रक्चर पूरा। ये चीज जानने वाली है। जैसे डीएनए से खुद ही लौट के क्या बन जाए, डीएनए तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से आरएनए तो ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन। ये चीज पूछ लेगा, ये इसमें है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन, और डीएनए से ही डीएनए बन जाए तो क्या बन जाए, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज याद करने वाली एग्जाम में पूछते हैं। और सेल डिवीजन, कोश का विभाजन, एक से ज्यादा कोशिकाओं का टूटना कोश का विभाजन। कोश का टूटे एक कोश का और टूटकर दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण करना कोश का विभाजन कहलाता है। एक कोशिका टूट के दो या दो से अधिक कोशिका बनाती है तो क्या कहें, कोश का विभाजन, कोशिका का टूटना। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। जो कोशिका टूटकर एक से ज्यादा दो टूट गए तो कौन सी बनी, मदर सेल। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका जो बनती है डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। जंतुओं में कोश का विभाजन सेंट्रोसोम से करता है और पादपों में कोश का विभाजन सेल प्लांट द्वारा होता है। ठीक है, कोश का विभाजन तीन प्रकार होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, तीन प्रकार का कोश का विभाजन होता है। जंतुओं में कौन करता है, सेंट्रोसोम, पादपों में कीड़ों पादपों में सेल प्लांट के द्वारा कोश का विभाजन होता है। इसी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब पहले तीनों का देख लो। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवों एवं तथा प्रोकार्योटिक में होता है। प्रोकार्योटिक, असूत्री किस किस में होता है, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव और प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में होता है विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बहुत बड़ा होता है, यानी आकार बहुत बड़ा होता है। इसके आगे चलकर वह बीच में धस जाता है और दो भागों में टूट जाता है, उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री क्या है, समसूत्री यह विभाजन काय कोशिका में होता है। जनन कोशिका, ओवम फीमेल में, स्पर्म मेल में, कोष छोड़कर पूरे शरीर कार्डियक कोशिका का बना होता है। यानी कि समसूत्री जनन अंगों में नहीं होगा, बाकी सब में होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र समान होते हैं। दोनों ये एक सेल से ये टूट के दो भागों में टूटी, एक और दो, दोनों के गुणसूत्र कैसे होंगे, समान होंगे, बिल्कुल क्रोमोसोम समान होते हैं। ऐसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक? ये 5 अवस्था के बारे में जाने हैं। कौन से, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, ये 5 अवस्था होते हैं। इंटरफेस क्या होता है, यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम के गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र के बारे में मैंने पहली क्लास में पढ़ लिया था। प्रोफेस क्या होता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर होता है, ध्रुव धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक मेन चीज होती है कोशिका की, मुख्य चीज मेन वाह, उसका भी क्या हो जाता है, विभाजन कर देता है प्रोफेस में। और मेटाफेस में क्या होता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें क्या होता है, निर्माण पूर्ण हो जाता है मेटाफेज में। ठीक है, और एनाफेज में यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम का कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं।
टेलोफेज यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। स्प्लेंडर फाइबर जो अभी आपने पढ़ा था, स्प्लेंडर फाइबर निर्माण होता है, वो पूरा गायब हो जाता है। रिमार्क इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। कोशिका टूटती है, उसकी भरपाई या पूर्ण रूप से सही होने में समसूत्री काम करता है। जैसे छिपकली या चूहा की पूंछ टूट जाती है तो दोबारा फिर उगाती है छिपकली की, तो समसूत्री विभाजन द्वारा ही फिर से ही उगाती है, समसूत्री के कारण। ठीक है। अब आपका अर्धसूत्री। अर्धसूत्री ये क्या होता है, यह विभाजन केवल जननांग जो स्पर्म और ओवम, स्पर्म फीमेल में और ओवम सॉरी स्पर्म मेल में और ओवम फीमेल में, अंडाणु और ये स्पर्म बीजाणु में होता है। इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्री संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका क्रॉसिंग ओवर मेल फीमेल फीमेल का मेल, इनका प्रोफेस अवस्था की घटना होती है। इसके बारे में जाने मेल और फीमेल के बारे में। ठीक। प्रोफेस की अवस्था सबसे बड़ी होती है। जैसे मेल है, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 एक्स और वाई। ऐसे फीमेल में 44 जी 2 एक्स इसमें एक्स होते हैं। ठीक है। जैसे 44 आधे आधे मेल के आधे और फीमेल के आधे, जो बच्चा वन होता है न्यू मेल और फीमेल के मिलने से बाद में जो बच्चा होता है, जो इसके आधे गुणसूत्र 22 और फीमेल के आधे 22 यानी 22 44 गुणसूत्र बन जाते हैं। बाकी के 2, एक मेल से और एक फीमेल से। एक एक्स एक्स पर आता है, आपका एक्स और एक्स आता है तो बेबी गर्ल, और अगर एक्स और वाई आता है तो बेबी बॉय होने की संभावना। उससे तब 44 और 2 40 पूरे गुणसूत्र हो जाते हैं। या 23 जोड़ी होती है बच्चे में, यानी 22 माँ के 22 पिता के 22 माँ के और 2 एक माँ के, एक माँ का एक पिता का। एक्स एक्स मिल रहा तो गर्ल और एक्स वाई मिल रहा तो बॉय, ये चीज होती है प्रोफेस। ठीक है। नेक्स्ट सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। यानी सिंड्रोम मतलब बच्चा होने के बाद जैसे गुणसूत्र कम या ज्यादा होना सिंड्रोम कहलाता है। जैसे क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्यता लक्षण भर के आते हैं, जैसे किसी में बांझपन, मंद बुद्धि होना। इनके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। जैसे 40 होते हैं, 44 और 40 में 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो खाली स्त्रियों में पाया जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इनमें बांझपन देखा जा सकता है। बांझपन यानी बच्चा न होने की ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं होता है, बांझपन। अगला क्लीनिन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम में संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है, यानी एक बढ़ जाती है। केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है, यानी कि बच्चा न करने की स्थिति में रहता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47, इसमें भी एक बढ़ गई। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ का ओठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो सकता है या हो जाता है। ऐसी स्थिति को मंगोलाइड मंगोलाइड कहते हैं। अगला नेक्स्ट पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह भी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का हो सकता है और उसके ऊपर का ओठ कटा हो सकता है या कटा होता है। नोट विषाणुओं में ये कोशिका नहीं होती।
विषाणु कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करते, बिल्कुल अलग चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, कौन कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो विषाणु कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करते। नेक्स्ट, ऊतक टिश्यू, इनके बारे में जान लो। ऊतक बॉडी में जो कार्य होते हैं, मांसपेशी से चलना, त्वचा का संकेत होना। अभी देखो मालूम पड़ेगा। समान कोशिकाओं के समूह को कोश ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। समान कोशिका का समूह जो होता है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये पूछा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिल्ले गिल्ले को बोलते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघीय जीव हाइड्रा जेली फिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक, तंत्र का ऊतक, ये मांड में पाया जाता है। संयोजी ऊतक ये अंगों का होता है। पेशी ऊतक जो शरीर में मांसपेशियां काम करती है। पेशी ऊतक, उपकला ऊतक ये त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, वही चीज है। संयोजी ऊतक होता है आपका, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अंग होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। अस्थि, रक्त, लसिका, अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। संयुक्त तंत्र का ऊतक, इसका मस्तिष्क बना होता है। यह सूचना का आदान, सूचना कुछ मिलती है, जैसे किसी बात कहते हैं या बॉडी में कुछ चोट लगती है तो चोट की जानकारी पहुंचाता है। और पेशी ऊतक, इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। यह शरीर की रक्षा करता है। मांसपेशियां, बॉडी की मसल्स, मांसपेशियां। उपकला या एडिपोज ऊतक, इसमें त्वचा बना इससे त्वचा बना होता है। यह वसा को संग्रहित करती है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं। वसा की कमी हो जाएगी, उपकला की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपका सेल कोशिका वाला ना पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सेल पहला पार्ट हमने कल करा दिया था, बाकी का ये दूसरा पार्ट, यानी कि सेल टॉपिक खत्म कर दिया हमने। ठीक है, आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।